हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ास करके अभी चर्चा जो करेंगे वो मूलतः इंटरव्यू के महत्व के संदर्भ में करेंगे कि इंटरव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कारण है कि इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर होता है बीपीएससी में सिलेक्शन पाने का। इस मुद्दे पर अभी चर्चा करेंगे और साथ में कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात भी करेंगे, आप लोगों से के साथ संवाद भी करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के जटिल प्रवृत्ति के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते रहे हैं और उसकी तैयारी आप सटीक ढंग से कैसे कर सकते हैं, कैसे पूर्व में आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसी संदर्भ में अभी चर्चा होगी। और इस पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें जो अभी जो स्थितियां हैं उसमें दो महत्वपूर्ण परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है, खास करके सीडीपीओ वाले, और दूसरी जो परीक्षा है डीपीआरओ। अब सीडीपीओ में 900 अंकों की मुख्य परीक्षा और डीपीआरओ में 800 अंकों की मुख्य परीक्षा। इंटरव्यू का वेटेज 120 और यहाँ वेटेज है इंटरव्यू का 100 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्थितियाँ अगर देखा जाए तो सीडीपीओ के संदर्भ में अगर जो रेंज है कि 450 से लेकर 460 जनरल का कटअप हो सकता है इसमें, तो यहाँ पर इंटरव्यू का रोल काफ़ी अहम हो जाएगा। जो लोग 80 से 90 अंक ले आएंगे उनका सिलेक्शन लगभग तय है। ठीक है, हर एक कैटेगरी में यही स्थितियां होने वाली है और यही चीज़ डीपीआरओ में भी होगा। तो इंटरव्यू एक निर्णायक कड़ी है कि आप सिलेक्शन में एंट्री करने जा रहे हैं या बाहर होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे छात्र जो 2-3 नंबर से बाहर होते रहे हैं, 10 नंबर से बाहर होते रहे हैं, उनके साथ ये समस्या हमेशा देखी जाती है कि वो पूर्व में अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। और जो नए लड़के हैं वो इंटरव्यू के महत्व को समझने से इग्नोर कर देते हैं, इसके महत्व को समझते नहीं हैं, तो कई बार आपके साथ गलतियां होने की संभावना बनी हुई रहती है। तो इसके लिए इंटरव्यू की पूर्व में तैयारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं और इस पे काम करने की आवश्यकता है। देखिए, मैनेजमेंट के स्तर पे मैं तो पहले ही भी इस बात को कहता आया हूँ कि मैनेजमेंट के स्तर पे अगर आप किसी लड़ाई को जीतना चाहते हैं, कहीं सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उसके संदर्भ में पहले जो क्रियाकलाप हैं उसको अच्छे ढंग से कर लिया जाए। और इंटरव्यू बिल्कुल मुख्य परीक्षा से अलग चीज़ है, इसको समझना होगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इंटरव्यू में अच्छे अंक पा लेते हैं, मुख्य परीक्षा में कम भी स्कोर होता है, फिर भी वो सिलेक्शन के दायरे के अंदर होते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनका मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक होने के बावजूद भी इंटरव्यू के स्कोर से के कम होने के कारण बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू का अपना महत्व है और ख़ास करके जिनका बीपीएससी 67 आगामी दिनों में है, या फिर आपको ऑडिटर है, AAO है, APO है, सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए अभी से तैयारी के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना है। ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, इतना आपको समय इंटरव्यू पे देना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, ठीक है, और विभिन्न जो विवादित मुद्दे हैं उस पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग तो क्लास ले ही रहे हैं, हम तो पहले ही बोल रहे हैं आप लोग अपने स्तर पर तैयारी कीजिए, लेकिन किसी संस्थान के मार्गदर्शन की आपको विशिष्ट आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि संस्थान उस क्षेत्र में पहले से काम कर रही होती है, तो आपकी प्रक्रिया को थोड़ी सरल बना देती है। हर एक जो है कि आपको मुद्दे पर कैसे आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, संतुलित जवाब दे सकते हैं, विवादित मुद्दे पर आपको कैसे बेहतर राय देना है, इसके संदर्भ में हमारी संस्थान लगातार प्रयास कर रही है। और इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 700429
1557 या फिर 8709537366। अब देखिए दोस्तों, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। अब इंटरव्यू जो है वो निर्णायक तो है, लेकिन इसमें प्रश्न की प्रवृत्ति किस ढंग की होगी, इसको लेकर छात्र लगातार परेशान रहते हैं कि आखिर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरव्यू का उद्देश्य है किसी व्यक्ति के अंदर उस क्षमता का आकलन करना जिस पद के लिए वो चयनित होना चाहता है या जिस पद में वह अपनी भागीदारी देना चाहता है। तो उसके लिए उसमें प्रशासनिक दक्षता है या नहीं, जर्नलिज्म में जाना चाहता है तो उसके लिए वो दक्षता जर्नलिज्म संबंधी है या नहीं, या फिर आप सीडीपीओ में जाना चाह रहे हैं तो सीडीपीओ के जो दायित्व है, कार्य है, उसको निर्वहन करने की क्षमता उस व्यक्ति में है या नहीं, इसका ही आकलन इंटरव्यू में किया जाता है। चाहे आप प्रशासन में हो, एसडीएम बनना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हैं, ऑडिटर बनना चाहते हो, कमोबेश सभी के गुणों का परीक्षण पूर्व में करना ही इंटरव्यू का मौलिक उद्देश्य है। इसमें किसी विषय का परीक्षण नहीं, विषय एक माध्यम हो सकता है, उसका 15% वेटेज हो, 20% हो, और चीज़ों की समझ अगर है विषय में तो विषय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार रिवीजन अच्छे से चीज़ों पे कर लेना है, लेकिन आपको प्रशासनिक स्किल को ज़्यादा महत्व देना होगा। अब यहाँ पे मुद्दा ये है दोस्तों कि इसको हम तैयार कैसे करें, क्या कोई रूपरेखा है इंटरव्यू का जिससे कि व्यवस्थित ढंग से इंटरव्यू को तैयार किया जाए। तो इसके लिए मैंने पहले भी बोला है कि इंटरव्यू में सबसे पहला चीज़ होता है व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत आपने 10वीं कहाँ से किया, 12 कहाँ से किया, स्नातक कहाँ से किया, संस्थान का नाम, अगर कोई प्रसिद्ध संस्थान है तो उसके बारे में जानकारी, या फिर नाम आपका है उसका अर्थ क्या है, आपके परिवार में सदस्यों की संख्या भी पूछी जा सकती है। ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आपके ज़िला के संदर्भ में, ज़िला में आपका जो है कि आर्थिक रिसोर्स क्या क्या है, राजनीतिक कोई महत्व का चीज़ हो या फिर सांस्कृतिक महत्व का चीज़ हो, आपके ज़िले में धार्मिक महत्व का चीज़ हो, आपके ज़िले का लिटरेसी रेट, आपके ज़िले किस प्रमंडल का हिस्सा है, आपका ज़िला किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। तो ये इस संदर्भ में आपको पूरी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको बताया गया है कैसे क्या तैयार करना है। ठीक है, विस्तार में जानने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लें अभी ही, और सारी चीज़ों को अभी से तैयार करें, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर आप एक नंबर से भी बाहर होते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी और पुनः आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी में आपको लगना होगा। तो अपने तरफ से तो कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह हमको फाइनल रिजल्ट में आ जाना है। ठीक है, तो ये तो सारी सुविधा दी गई है कि बीपीएससी 67, एपीओ, ऑडिटर सभी लोग अभी रजिस्ट्रेशन करा के जो है कि काम कर सकते हैं आगे के लिए। फिर उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिस राज्य में आप सेवा देने जा रहे हैं उस संदर्भ में उस राज्य की योजना, सरकार के व्यू से संबंधित, सरकार के दृष्टिकोण, सरकार के साथ आपको जुड़ाव होगा। आप सरकार के किसी विभाग के पार्ट बनने जा रहे हैं तो आप में सरकार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है या सकारात्मक है, ये भी व्यू चेक किया जाता है। राज्य का रिसोर्स क्या क्या है, आर्थिक आधार पे एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, कृषि आधारित उद्योग की संभावना क्या क्या है, किसको जीआई टैग मिला है बिहार में, धार्मिक महत्व की चीज़ें, पर्यटन की क्या क्या संभावना है इससे संबंधित। तो ये जनरल अवेयरनेस का राज्य संबंधी प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयास,
ये सारे चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, जैसे उत्तर बिहार की नदी भी पूछा जा सकता है, दक्षिण बिहार की नदी, उत्तर बिहार के हैं तो उत्तर बिहार की समस्या, दक्षिण बिहार की समस्या, राज्य की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में प्रश्न, तो ये सभी आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है आपको तैयार करना जो है उसमें है परिस्थिति जन्य। इसका महत्व इसलिए तीसरे स्थान पे है क्योंकि इससे ही आपके तार्किक क्षमता का अवलोकन किया जा सकता है। और इसमें जो आपका पद है उसी के संदर्भ में जनरली परिस्थिति जन्य प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाएंगे, इसी की भी पूरी संभावना है। अब यहाँ पे है कि किन्हीं का डीपीआरओ के लिए इंटरव्यू है तो उनसे पूछा जा सकता है कि जर्नलिज्म जो है वो अच्छा जर्नलिज्म किसको माना जाएगा, गुड जर्नलिज्म। फेक पत्रकारिता पर भी मुद्दा उठ रहा है तो उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पत्रकार का जो दायरा है, जर्नलिज्म जो है वो हर एक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आपको जो निर्णय हैं, सरकार के दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न, केंद्र सरकार की पॉलिसी से संबंधित प्रश्न, संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों कराया गया, मणिपुर का जो प्रकरण है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, जातिगत जनगणना से संबंधित दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बुलडोजर नीति यूपी सरकार की, इससे संबंधित आपकी राय ली जा सकती है। तो इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। एक रैंडम सोचेंगे चीज़ों को तैयार कर लें तो ये संभव नहीं है। और इस पर क्लास ली गई है। जो लोग सीडीपीओ वाले हैं, डीपीआरओ वाले हैं, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, वीडियो क्लासेज देखिए और चीज़ों को देखकर फिर मौक दीजिए। संपूर्ण तैयारी, ये नहीं कि आधा अधूरा तैयारी करके आप जा रहे हैं, वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका नहीं रहेगा तो अंक क्या मिलेगा। तो तैयारी पूर्णता में करनी है, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे ढंग से, सिचुएशनल क्वेश्चन, बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपको सीडीपीओ में भी है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आप पर करप्शन करने का आरोप लगा रहे हैं, आप क्या करेंगे। आप जनता की भीड़ आती है और कहती है कि आप जो है कि आंगनबाड़ी से घूस लेते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ये मुद्दे जो हैं, या फिर आपका किसी आंगनबाड़ी केंद्र में भ्रष्टाचार है तो आप क्या करेंगे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आपको कैसे टेकअप करना है, ये सारी चीज़ों पे काम किया गया है। इसको आपको अच्छे ढंग से देखना है, इसको अपने आप में आत्मसात करना है। प्रशासनिक गुणों को आप आत्मसात कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू ऐसे भी बेहतर जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। देखिए दोस्तों, एक और पहलू जो है, जो खास करके बीपीएससी 67 वाले जो हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, परिस्थिति जन्य प्रश्न, तो इसमें आपको एसडीएम, डीवाईएसपी, इसके संदर्भ में प्रश्न आपको ज़्यादा सिचुएशन से जोड़कर पूछे जाते रहे हैं और संभावना है कि पूछा भी जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, इस पे भी काम कराया गया है। ऑडिटर वालों के लिए पंचायती राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, पंचायती राज्य में फैले करप्शन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्र और राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पंचायती राज्य के माध्यम से क्रियान्वित होती है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सारे चीज़ों को तैयार करना है। खास करके अभी जिनका जो रिजल्ट आ चुका है, इसमें 2 लोग हैं, एक डीपीआरओ। देखिए, डीपीआरओ वालों के लिए एक बात मैं बता देता हूं कि इनको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो काफ़ी मैच्योरिटी लेवल वाला प्रश्न होगा। इंटरव्यू में आपसे अपेक्षा की जाएगी, चूँकि आप पत्रकारिता की डिग्री लिए हुए हैं, जर्नलिज्म आप किए हुए हैं, तो आपके नज़रिए, आप जो सोचते हैं
वो सरकार की आइडियोलॉजी के खिलाफ सोचते हैं या सरकार की आइडियोलॉजी के संदर्भ में निष्पक्ष आकलन आपका है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी से चीज़ों पे काम करना होगा आपको। ठीक है, जर्नलिज्म बहुत बड़ी चीज़ है, निष्पक्ष पत्रकारिता। जैसे मणिपुर मुद्दा अभी बहुत बड़ा चर्चा का इशू बना हुआ है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे जस्ट पहले की घटना है कि केंद्रीय मंत्री के आवास पर हमला बोल दिया गया वहाँ पे। तो मणिपुर प्रकरण जो है लगातार चर्चा का विषय है। बहुत सारे पत्रकार, रवीश जी जैसे लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, क्यों यहाँ के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है, जो कुकी जनजाति मेनली जो विवाद है, और मेतेई समुदाय, अब मेतेई समुदाय सरकार में है और सरकार बीजेपी की है वहाँ। अब यहाँ जब उत्पीड़न हो रहा है कुकी समुदाय के लोगों के साथ, तो ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या सरकार जानबूझकर इस मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं करना चाहती है। अगर वहाँ की स्थानीय हाईकोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि मेतेई जनजाति वर्ग में शामिल की जाएगी, तो क्या इस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता। अगर पूरा राज्य में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई तो इसको 1.5-2 महीने के लिए 30 से 40 दिन तक स्थितियां बेकाबू है, तो इसको इसी स्थिति में छोड़ दिया जाए। क्योंकि आप जर्नलिज्म किए हैं, आपसे हर एक पक्षों को आपको समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना आपकी है। सॉल्यूशन भी पूछा जाएगा क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको तैयार रहना होगा। फिर देखिए, जातिगत जो जनगणना है, इसके बहुत सारे सकारात्मक आयाम हैं और नकारात्मक आयाम भी हैं। लेकिन इंटरव्यू जो होता है वो निर्णायक कड़ी है। वहाँ पर आपको निर्णय लेने हैं कि जातिगत जनगणना सही है या गलत है। अगर सही है तो किस परिप्रेक्ष्य में सही है। ठीक है, ये आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण क्या है सही होने का। अगर इतना ही सही है तो दूसरे राज्य इसे क्यों नहीं करा रहे, यह भी प्रश्न उठता है। तो हर एक चीज़ों के लिए, चाहे आपको इशू हो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का आना, अब वहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार थी और बीजेपी की सरकार वहाँ से इसी कारण हटी। तो करप्शन तो हर जगह है। उस आधार पर अगर विश्लेषण किया जाएगा तो क्या एक जर्नलिज्म जो व्यवस्थित रूप से अच्छा पत्रकार है या अच्छा मीडिया कर्मी है, वो करप्शन को मुख्य आधार बता सकता है। और ख़ास करके आपको सरकार का पार्ट बनना है, भविष्य में आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आपके लिए मूल मुद्दा क्या होना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा वहाँ पर कुछ जो है कि फैसले जो लिए गए थे कि हम सरकार में आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे, तो उसमें जो मुख्य मुद्दा था सस्ती बिजली। ठीक है, फिर उसके बाद मुद्दा क्या था, सस्ती बिजली के साथ साथ क्या मुद्दा था, उसके बाद था गैस सिलेंडर का दाम सस्ता किया जाना। फिर उसके बाद क्या था कि आपको पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाना। तो ये मुद्दा को आप पहले बताइए कि कांग्रेस ने ये जो है लोक लुभावन वादे जनता से किए और इसका परिणाम था कि वहाँ पर जो है कि कांग्रेस विजयी हुई। हाँ, हालांकि सतही मुद्दे के रूप में आप भ्रष्टाचार को, उसमें भी भ्रष्टाचार पहले नंबर पे नहीं रखना है। उसमें पहले नंबर पे आपको क्या रखना है, बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। आपको देखिए, किसी भी सरकार के प्रति आपको नकारात्मक नहीं होना है।
वो वहाँ चेक किया जाता है कि आपका सेंस कैसा है। तो इस पे अच्छे ढंग से, खास करके DPRO वाले बिल्कुल सावधान हो जाइए। आपके एक शब्द के मीन्स से सारा जो है आपका इंटरव्यू प्रभावित हो सकता है। और फिर बिहार के जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार माने जाते थे मनीष कश्यप, उन पे कार्रवाई हुई, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विवादित इशू पर आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप लोग को तैयार रहना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है राजद्रोह कानून, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था हाल फिलहाल में। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने विधि विभाग से परामर्श मांगा। देखिए है स्थिति क्या, राजद्रोह कानून जो है ब्रिटिश कालीन कानून है। बहुत सारे ऐसे औपनिवेशिक कंट्री थे और अभी हैं जो औपनिवेशिक पूर्व में रहे, उन्होंने राजद्रोह कानून को अपने यहाँ वापस ले लिया। भारत में वर्तमान में राजद्रोह कानून को बनाए रखा गया है और इसे वापस नहीं किया गया है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने चुनौती दी कि आखिर इसको बनाए रखने का कारण क्या है, क्यों नहीं इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको छीना जा सकता है। किसी सरकार किसी भी व्यक्ति को कभी भी सामान्य कारण के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और कह सकती है कि वो राजद्रोह कानून के अंतर्गत है। तो ये जो मुद्दा है काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन विधि विभाग के द्वारा जो परामर्श दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि राजद्रोह कानून को और भी सशक्त करने की आवश्यकता है। देखिए इसका एंगल क्या है, किस संदर्भ में इन्होंने कहा है कि राजद्रोह कानून को और मजबूत करना चाहिए, तो इसमें है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता हमारे देश में सबसे जरूरी है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि आजकल सोशल मीडिया का जो है दायरा काफ़ी व्यापक हो चुका है। कोई भी व्यक्ति आता है किसी भी सरकार के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देता है, उसके लिए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर देता है, उसके लिए वक्तव्य देना शुरू कर देता है। और अगर ऐसी स्थिति होगी कि एक संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार पर अगर आप लोग प्रश्न उठाएंगे, अगर कोई व्यक्ति प्रश्न उठाता है, तो इससे सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि दो समुदाय, अलग अलग समुदाय के लोग आपस में हिंसा पे उतारू हो जाएं। तो इससे देश में एक अराजक स्थिति भी फैलने का डर हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इसका गलत इस्तेमाल करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करता है, तो उस पर राजद्रोह कानून लागू करना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा मानना है विधि विभाग। तो इसको लेकर अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं इस संदर्भ में। तो 2.5 महीने के जो विवादित प्रश्न हैं, जो विवादित एंगल से जिस प्रश्न को पूछा जा सकता है, उस पर संपूर्ण क्लास पहले देख लें, उसके बाद 3 मॉक की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और लगातार ये क्लास चलेगी। ये नहीं है कि अभी ये क्लास लगातार चलते रहेगी। जिनको 67 देना है, APO देना है, सप्ताह में 1 क्लास विवादित मुद्दे पे ली जा रही है और उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। एक ही बात कहूँगा कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें और जिनको जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ। आपको पता होगा कि BPSC में लगातार 3 बार इंटरव्यू टॉपर देने की काम हमारी संस्थान ने किया है और निश्चित रूप से अभी से अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता में एक निर्णायक कड़ी साक्षात्कार साबित हो सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।